Assalamu alaikum dear students. You are welcome to Quality Coaching Academy Grand Test. It is the last test of this session. इस टेस्ट के फिज़िक्स पोर्शन के MCQs की डिस्कशन करते हैं. स्टार्ट लेते हैं डियर स्टूडेंट्स. जो पहला क्वेश्चन आज के ग्रैंड टेस्ट में आया है क्वेश्चन नंबर 123 और 123 क्वेश्चन है कि एंगुलर वेलोसिटीज़ का रेशो बता दें ऑफ आर हैंड एंड मिनट हैंड. मिनट हैंड एंड आर हैंड के व्हाट इज़ द रेशो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड एंड आर हैंड. तो जनाब आला मिनट हैंड और आर हैंड का हमने रेशो बताना है एंगुलर वेलोसिटी का. आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड के साथ इन्वर्सली है, लिहाजा रेशो में आप लोगे मिनट के आगे टाइम पीरियड ऑफ आर और आर के आगे टाइम पीरियड ऑफ मिनट. लिहाजा आर का टाइम पीरियड पूरे एक चक्कर में घंटों की सुई कितना टाइम लेती है, 12 आवर लेती है. और पूरे एक चक्कर में मिनट का हैंड कितना टाइम लेता है, 60 मिनट लेता है. तो 12 की जगह 12, आर की जगह आर और 60 मिनट्स को हम 1 आवर लिख सकते हैं. आर आर कैंसल एंड द रेशो इज 12:1. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज डी. इसमें डी आता है 123 में. 124 आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. 124 कहता है कि अ स्प्रिंग मास सिस्टम वाज परफॉर्म्ड SHM. ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. इन स्प्रिंग कांस्टेंट 4 टाइम्स हो गया. कहते हैं कि अगर आपने स्प्रिंग को 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया तो आप जानते हैं कि इससे स्प्रिंग कांस्टेंट 4 टाइम्स हो जाएगा. नया स्प्रिंग कांस्टेंट 4 टाइम्स ऑफ के बन जाएगा. आपसे कह रहे हैं कि स्प्रिंग मास सिस्टम का नया टाइम पीरियड क्या होगा. तो देखो, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√m/k. अगर आपने टी डैश मालूम करना है तो टी डैश में के डैश पुट करोगे और 4 टुकड़े करने के बाद स्प्रिंग कांस्टेंट 4k बन जाएगा. और 4k मीन यहाँ 4 लगेगा तो 4 का √2 आएगा. इट मीन के इट विल बी इक्वल टू 2π√m/k मल्टीप्लाई बाय 1/2. तो ये 1/k अपनी जगह पे और 1/2 अपनी जगह पे. देखें, ये पूरा टाइम पीरियड शो करता है तो कैपिटल T, और ये 2 नीचे आएगा. इट मीन द टाइम पीरियड विल बी डिक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स. डिक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स मीन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन B. Let me explore question number 125 for you. 125 कहता है कि वो कौन सा ऑर्गन पाइप है जिसमें नोड्स और एंटी नोड्स बराबर होते हैं. वो कौन सा केस है जिसमें नोड्स और एंटी नोड्स की तादाद आपस में बराबर होती है. तो ज़रा याद करें, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में नोड और एंटी नोड हमेशा बराबर होते हैं. कैसे, देख लीजिएगा. देखो, यहाँ एंटी नोड बनता है और यहाँ पर नोड बनता है. तो पूरे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक नोड एक एंटी नोड. अगर 2 लूप्स जाएंगे तो 2 एंटी नोड 2 नोड. तो जनाब एक साइड क्लोज्ड होना चाहिए और एक साइड ओपन होना चाहिए. क्लोज्ड और ओपन वाले सिचुएशन में नोड और एंटी नोड क्या होते हैं, बराबर होते हैं. तो ऑप्शन 1 एंड ओपन एंड 1 एंड क्लोज्ड. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C. नेक्स्ट क्वेश्चन 126 ऑन द बोर्ड. 126 कहता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड के प्रोपगेशन में कौन सा लॉ अप्लाई होता है. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता है कि न्यूटन मोहतरम ने कहा था कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट during propagation of sound, temperature constant, or in the constancy of temperature we always apply Boyle's law. तो जनाब बॉयल्स लॉ जो है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन अप्लाई कर सकते हो फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर. करेक्ट ऑप्शन है A. 127 ऑन द बोर्ड. Apparent frequency heard by an observer when the source is moving towards him with a speed 1/4 of speed of sound. मैं इसका स्केच बनाने वाला हूँ. ये है जनाब आला एक सोर्स बोलने वाला और ये है माय डियर स्टूडेंट्स लिसनर सुनने वाला. लिसनर को मूव नहीं किया गया क्योंकि इसका जिक्र ही नहीं किया. कहा कि अगर आवाज़ के वेव्स जो हैं उसका स्पीड v है, आवाज़ का स्पीड v है, जबकि ये सोर्स बजाते खुद लिसनर की तरफ जा रहा है विद अ स्पीड v/4.
स्पीड ऑफ साउंड के 1/4 टाइम ये इसके करीब जा रहा है। तो बताओ इसकी अपेरेंट रियल फ्रीक्वेंसी तो f है, इसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लिसनर की अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आपको फार्मूले याद होंगे, 8 केसेस ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट, आपको 8 केसेस के फार्मूले या एक जनरल फार्मूला याद होगा। मैं यहाँ स्पेसिफिक लिखूंगा, जनरल से गुरेज करूंगा। स्पेसिफिक फार्मूला व्हेन सोर्स इज अप्रोचिंग टू लिसनर इज f डैश इज इक्वल टू v डिवाइड बाय v माइनस a इंटू f। ये स्पेसिफिक फार्मूला है। बस a की जगह आप लिखोगे v बाय 4 और ये टूवर्ड्स जा रहा है तो v बाय 4। f डैश इज इक्वल टू v और v बाय 4 का एलसीएम 4 आता है, इधर आ जाएगा 4v और इधर आ जाएगा v इंटू f। द रिजल्ट इज 4v बाई 3v इंटू f। v कैंसल तो 4 बाई 3f इज द करेक्ट ऑप्शन। 4 बाई 3f और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 128 फॉर यू एंड 128 इज ऑन बोर्ड। ये फरमाता है कि द हीट गिवन टू द सिस्टम इज 50 जॉल, यानी आपसे फरमा रहे हैं कि डेल्टा क्यू 50 जॉल है होगा। फिर कह रहे हैं कि द हीट गिवन टू अ सिस्टम इज 50 जॉल इफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी 70 जॉल। अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज 70 जॉल का आया हो तो आप बताएं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, या डेल्टा डब्ल्यू इज द डिफरेंस ऑफ डेल्टा क्यू एंड डेल्टा यू विच इज इक्वल टू 50 माइनस 70 तो माइनस 20। अगर यहाँ सिर्फ वैल्यू प्रेफर की गई है, द नेगेटिव साइन ओनली शोज that work is done on the system। तो अगर ये on the system है तो नेगेटिव है, लेकिन वैल्यू की बात करो तो वैल्यू तो 20 ही है। लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। लेट मी प्रोसीड टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 और 129 कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज तो पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत आसान बात कर रहा हूँ, बहुत आसान बात करूँगा आपके लिए, याद रखना। अगर वर्क चार्ज खुद करे, अगर वर्क चार्ज खुद करे, दिस इम्प्लाइज के पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और अगर चार्ज पर वर्क आप करें, हम करें, अगर चार्ज पर हम वर्क करें सो दिस इम्प्लाइज के पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। अगर मैं यहाँ एक पॉजिटिव को पकड़ कर इस तरफ लाना चाहूँगा तो यहाँ जो वर्क है, ये वर्क ये पॉजिटिव खुद कभी नहीं करेगा, मुझे इस पर वर्क करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव को करीब लाने से पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज के करीब मैं नेगेटिव चार्ज लाना चाहूँ तो मैं नहीं लेके आ रहा। यहाँ जो भी वर्क हो रहा है ये वर्क ये चार्ज खुद कर रहा है, और जो खुद वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा जनाब आला, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। सो द बेस्ट ऑप्शन इज पोटेंशियल डिक्रीजेस। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव सोर्स चार्ज के करीब लाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीजेस, एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नाउ लेट मी इंटरटेन क्वेश्चन नंबर 130 फॉर यू। 130 फरमाता है कि अ रेडियो एक्टिव सैंपल हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 4 days, 6 days है। अच्छा, ये करेक्शन किया था कि अगर रेडियो एक्टिव सोर्स है उसका हाफ लाइफ 6 days है, ये करेक्ट करवाया था टेस्ट के दौरान। ये 6 days है डियर स्टूडेंट, 4 days मिसप्रिंट है। इफ़ टुडे वी बाय 200 मिलीग्राम, अगर हमने 200 मिलीग्राम अभी ख़रीद लिया, हाफ लाइफ जो है वो 6 days है। तो चलते 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 फ़र्ज़ करो आपसे कहते हैं कि 12 days गुजर गए, 12 दिन गुजर गए, 6 दिन उनकी हाफ लाइफ है, 12 दिन गुजर गए। बताओ कि जो डीके कंसंट्रेशन है वो कितना है। तो बहुत आसान है, सिंपल है। 12 days इज़ डबल ऑफ 6,
तो इट मीन के 2 हाफ लाइफ्स, 2 हाफ लाइफ मीन के यहाँ भी ये आधा और यहाँ भी ये आधा, तो 200 का आधा 100 और 100 का आधा 50, तो कितने न्यूक्लियाई थे 200, या कितना मास था 200, कितने न्यूक्लियाई हैं या कितना मास है तो 50, तो डीके जनाब इज ऑलवेज ते माइनस हैं, और जो ते वो है 200 और जो है वो है 50, एंड हिंस द डीके इज 150। कीप इन योर माइंड स्टेटमेंट में 4 डेज मिस प्रिंट है, ये 6 डेज का हाफ लाइफ था। उम्मीद है आपने ठीक किया होगा। अच्छा जनाब आला, नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, हमारा क्वेश्चन नंबर 131। द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन atom is in third excited state. How many different frequencies of photon can be obtained? तो जनाब आला, the electron of in third excited state, इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन फोर्थ स्टेट। सो हाउ मेनी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं? द ट्रांजिशंस पॉसिबल आर, फार्मूला है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो थर्ड एक्साइटेड 4 है तो 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2, इट इज 12 बाई 2 एंड 6। सो देयर will be 6 transitions dear students, and the correct option is option D. इसमें D option ठीक है। 132, what will be the work done when force this is applied on displacement this? आपको 132 में फोर्स दिया है 2I प्लस 2J, और ये जितने डिस्प्लेसमेंट के लिए लगा है वो 4I प्लस 4J है। आपसे पूछना है कि वर्क डन कितना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क इज ऑलवेज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये 2I प्लस 2J डॉट 4I प्लस 4J, डॉट प्रोडक्ट का रूल आप अच्छी तरह जानते हैं कि I को I से और J को J से, तो 2 4s are 8 प्लस 2 4s are 8, इट मीन द आंसर इज 16 joules, एंड द 16 joule वर्क मीन ऑप्शन C इज करेक्ट। 132 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 133, 133 फरमाता है कि परसेंट इंक्रीज इन काइनेटिक इज 300%, व्हाट इज द परसेंट चेंज इन मोमेंटम? इसका फार्मूला है कि परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डबल ऑफ परसेंट चेंज इन मोमेंटम, और इंक्रीज है तो प्लस, अगर डिक्रीज होता तो माइनस। तो यहाँ इंक्रीज है डियर स्टूडेंट्स, सो दैट्स वाई प्लस, और 2 डिजिट्स का स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन परसेंट इंक्रीज इन काइनेटिक इज 300%। बताओ कि परसेंट इंक्रीज इन मोमेंटम कितना होगा। तरीक़ाकार ये है कि एक एक ऑप्शन को पुट करो, जिससे लेफ्ट और राइट सेम आ जाए वही ठीक है। तो मैं पहला ऑप्शन पुट कर रहा हूँ आपके लिए। इसमें पहला ऑप्शन है 100, तो मैं यहाँ 100 पुट करूँगा तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस इसके 2 डिजिट्स 10 है तो 10 का स्क्वायर, 100 के फर्स्ट 2 डिजिट्स 10 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 200 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो राइट साइड से क्या बना? तो देखो पहले ही ऑप्शन से लेफ्ट और राइट बराबर हो गए, इट मीन के द करेक्ट ऑप्शन इज 100% एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 134 आपके नाम 134 फरमाता है कि एंगुलर मोशन में वो कौन से क्वांटिटी है जो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं। तो मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्वांटिटीज़ होते हैं वो है थीटा, वो है ओमेगा, वो है एल, वो है एल्फा, वो है टार्क। ये 5 क्वांटिटीज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं। दे आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। इन 5 वेक्टर्स को एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। तो अब ऑप्शन में आते हैं, और ऑप्शन है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, तो ए ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी लिस्ट में शामिल है तो ए ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम, ये भी लिस्ट में आता है तो ठीक है। तीसरा ऑप्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स, नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियल है, ये एक्सियल नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी, एंड हिंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 कहता है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन 5th सेकेंड। 5th सेकेंड मीन यू हैव टू फाइंड S5, और S5 मीन 5th ऑर्डर, एंड 5th ऑर्डर इज 9D डिवाइड बाय 2।
अब वैल्यू पुट करें तो 9 10 डिवाइड बाई 2 और इट इज़ 90 बाई 2, द आंसर इज़ 45 मीटर एंड 45 मीटर मीन्स कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है 135 में, ऑप्शन सी ठीक है। 136 पे आपके सामने बात कर रहा हूँ। 136 फरमाता है कि इस फिगर में बताओ वेवलेंथ कितना होगा अगर ए और बी के दरमियान लेंथ 15 मीटर है। आपको ये डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में आपके लिए 3 लूप्स शो किए हैं। ये है जनाब, ये लूप्स थोड़े अजीब बने लेकिन आपने गुजारा करना है। सो यहाँ ए है और यहाँ बी है, ए से लेकर बी तक ये 15 मीटर है। कॉमन सेंस यूज़ करें, एक तो फार्मूला है, कहा कि वेवलेंथ कितना होगा। सिंपल सा लॉजिक है, अगर 3 लूप्स 15 मीटर है तो हर लूप कितना होगा, हर लूप 5 मीटर, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, और 2 लूप्स के लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं। तो 5 और 5 मीन वेवलेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर। ये जो मैंने बोला ये जजमेंट है, जो आप सॉल्व करना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी है। यहाँ कितने लूप्स बने हैं, 3 लूप्स बने हैं। तो आप कहोगे सर लैम्डा होगा 2l/3, ये फार्मूला है, 2 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई 3, तो 30/3, द आंसर इज 10। कोई इससे सॉल्व करे, कोई इससे सॉल्व करे, एक ही तो बात है। लिहाजा 136 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब मैं बात करूंगा 137 पे, और 137 इज ऑन द फ्रेम। हमारे पास है जनाब 137, इम्पल्स ऑफ ए बॉडी है सेम डायरेक्शन। तो आप जानते हैं कि इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। टाइम स्केलर है तो इम्पल्स और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है। तस्वीर सर फोर्स तो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें ऑल ऑफ दीज लेंगे और वो मोमेंटम भी ले लेंगे, वेलोसिटी भी ले लेंगे। तो लेट मी प्रूव। फर्ज करो ये एक बॉडी है और इस बॉडी का मोशन इस तरफ है, और मोशन इस तरफ मीन्स कि इस बॉडी मोहतरम की वेलोसिटी भी इस तरफ है और इसका मोमेंटम भी इस तरफ है, दोनों इस तरफ है। लेकिन अगर मैं इस बॉडी पर फोर्स लेफ्ट की तरफ लगा दूं तो इस इक्वेशन के मुताबिक फोर्स इस तरफ है तो इम्पल्स भी इसी तरफ होगा। तो आपने देखा कि इम्पल्स का डायरेक्शन वेलोसिटी और मोमेंटम से चेंज भी आ सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इम्पल्स का और मोमेंटम का, इम्पल्स का और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो। इनके डायरेक्शन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी, लेकिन फोर्स के साथ इसका सेम होना कंपलसरी है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ फोर्स है और करेक्ट आंसर फोर्स है, करेक्ट ऑप्शन ए है। 138 आपके साथ डिस्कस हो रहा है। 138 फरमाता है कि एक बॉडी है मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, 10 आफ्टर 6 सेकेंड इट अटेन्स ऑफ दिस वन, हाउ मच इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आप बताएं अगर फाइनल वेलोसिटी 80 हो, अगर टाइम जो है द टाइम टेकन बाय द बॉडी इज 6 सेकेंड्स हो, और अगर एक्सेलरेशन 10 हो, एक्सेलरेशन 10 है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस 80, इट इज प्लस 80, और ये 80 हो गया, और Vi मालूम करना है प्लस 10 इंटू टी, टी जो है वो 6 है, तो ये जो हो जाएगा 80 माइनस 60 मीन 20 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन में मौजूद है ऑप्शन सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 139 आपके लिए। 139 हमारे पास है, एक गाड़ी है, ईस्ट की तरफ गई है 8 मीटर पर सेकेंड के साथ, फिर साउथ की तरफ गई है 6 मीटर पर सेकेंड के साथ, 2 सेकेंड टोटल टाइम लिया है। व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो याद रखना जब एक वेलोसिटी इस तरफ हो, एक वेलोसिटी इस तरफ हो, यानी 90 डिग्री पर हो, ये v1 है, ये v2 है, तो फिर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइड बाई t। इट इज़ द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और यहाँ परपेंडिकुलर है, ईस्ट और साउथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो वी कैन यूज दिस शॉर्ट फॉर्म, एंड a इज इक्वल टू अंडर द रूट v1 कितना है 8 स्क्वायर, v2 कितना है 6 स्क्वायर, और टाइम कितना लिया है 2 सेकेंड। सो यू हैव टू ऑपरेट इट, ये 64 प्लस 36 100 का रूट 10 बाई 2, इट मीन द एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए। 139 में ऑप्शन ए ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं 140 पे। वन 140 पे हम बात करेंगे, और 140 पे क्या है जनाब, 2 ट्रक हैं। ये मैं सॉल्व कर लेता हूँ इस तरह। कहते हैं कि ये ट्रक
1 है। इस ट्रक का मास m है और ये वेलोसिटी v से इस तरफ जा रहा है। यहाँ एक और ट्रक है और इस ट्रक का मास डबल ऑफ m है और ये डबल ऑफ v के साथ इस तरफ आ रहा है। टकराने के बाद दोनों आपस में घुल मिल गए, स्टक्ड, ये स्टक हो गए। बताओ कि स्टक होने के बाद इनकी जो कंबाइन वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। तो आपको मैंने क्लास में कहीं पर जगहों पर प्लेटफॉर्म्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ कम्बिनेशन, जब बॉडीज़ कंबाइन होती हैं तो उनकी वेलोसिटी ऑफ कम्बिनेशन में आप कहोगे द चेंज इन मोमेंटम या नेट मोमेंटम डिवाइड बाय टोटल मास। इट इज़ द शॉर्ट फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ कम्बिनेशन। तो नेट मोमेंटम मालूम करोगे, इसका मोमेंटम 2 2s आर क्या है 4, तो 4 mv इसका मोमेंटम है और mv इसका मोमेंटम है, 1 mv और 4 mv। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है तो नेट में सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 4 mv माइनस mv डिवाइड बाय टोटल मास m प्लस 2m, तो m प्लस 2m। सॉल्व करें, शाबाश। 4 mv माइनस mv इज 3 mv डिवाइड बाय 3m, 3m कैंसल and the velocity of combination will be v. The correct option is option A. हमारा क्वेश्चन नंबर 141 है। 141 फरमाता है आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है, यहाँ है जनाब आला मैग्नेटिक फील्ड्स। ये मैग्नेटिक फील्ड देखें और डॉट्स का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। डॉट्स मीन के मैग्नेटिक फील्ड इस राइटिंग बोर्ड से आपकी तरफ है। फिर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज लिया है जो इस तरफ वेलोसिटी से जा रहा है, किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। सो डिफ्लेक्शन से पहले मैं लाइंस या डायरेक्शंस बना लूँ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब बताओ डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हेल्प ले लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फरमाता है कि हमें ये वाला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखना है, रख लेंगे, और ये मिड फिंगर जो है ये वेलोसिटी की तरफ रखना है और ये तंब आपका फोर्स होगा। सो ये डॉट्स आपकी तरफ, तो मेरा ये फिंगर आपकी तरफ। गौर फरमाइए, मेरा ये फिंगर आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड और मेरा मिड फिंगर वेलोसिटी की तरफ, वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है, तो मैं मिड फिंगर ईस्ट की तरफ, फोर फिंगर आपकी तरफ, मिड फिंगर ईस्ट की तरफ। तंब किस तरफ आ रहे हैं, नीचे, और नीचे क्या मौजूद है, नीचे इज साउथ। मैंने यहाँ नॉर्थ लिखा है लेकिन ये साउथ है, आप जानते हैं। सो साउथ की तरफ है। फिर से देख लीजिए, ये लेफ्ट हैंड रूल, मेरा फोर फिंगर आपकी तरफ, मेरा मिड फिंगर ईस्ट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी तंब किस तरफ है, डाउनवर्ड, बट डाउनवर्ड एग्जिस्ट ईस्ट, ईस्ट वहाँ एग्जिस्ट करता है। लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज कि इट विल टर्न टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ, ईस्ट मैं क्या कह रहा हूँ, ये साउथ है डियर स्टूडेंट्स, कह क्या रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ, ये साउथ है। टेस्ट आपका होने वाला है, प्रेशर मुझ पे आ गया है लगता है आपके लिए ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। एनी हाउ 141 और 141 में जनाब आला साउथ है, साउथ है, साउथ है, साउथ है। समझ गए हो, उम्मीद है समझ गए होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 142। लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 142 और 142 फरमाता है, 142 क्या है, 142 A straight conductor carrying 2 ampere current, the strength of magnetic field। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट है, द करंट इज 2 एम्पेयर। यहाँ से 0.5 मीटर के फासले पर इस पॉइंट पर आप हमें इंटेंसिटी बता दें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने एम्पेयर फार्मूला तो पढ़ा ही होगा। द फार्मूला वाज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करने हैं, तो म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट करंट इज 2, ये 2 पाई अपनी जगह पर, और ये 0.5, बट 0.5 इज 1/2। ये 2 कैंसल, सो द नेट आंसर इज 2 म्यू नॉट डिवाइड बाय पाई। 2 म्यू नॉट बाय पाई इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 143 आपके साथ शेयर करूंगा और 143 फरमाता है कि दो प्रोजेक्टाइल हैं, सेम एंगल पर सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हुए हैं, लेकिन एक कराची में है और एक मरी में है। सो याद रखिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज। कराची और मरी की कहानियाँ ये बता रहे हैं। इतना जानते हो कि कराची सी लेवल के करीब है तो वहाँ जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। इतना तो जानते हो कि मरी का हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ जी की वैल्यू कम होगी। सो क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन होगा वो इस उसूल पे डिपेंड करेगा।
अच्छा, प्रोजेक्टाइल की वो बात इन दोनों के लिए सेम होगी जो जी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन वो बात डिफरेंट होगी जो जी पे डिपेंड करती है। अब ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है कि दोनों का हॉरिजेंटल डिस्टेंस सेम होगा। तो क्या आप नहीं जानते हॉरिजेंटल डिस्टेंस का फार्मूला है v स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो आप देखिए हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है ये जी पे डिपेंड करता है और जी यहाँ डिफरेंट है, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस का डिफरेंट होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में है इन मरी द प्रोजेक्टाइल स्टेज लॉन्गर टाइम इन एयर मीन के मरी में टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा। ये ऑप्शन बी है। तो चेक कर लेते हैं। आप जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2v साइन थीटा डिवाइड बाई जी। इनवर्स रिलेशन मीन जहाँ जी कम होगा वहाँ टी क्या होगा, ज़्यादा, और मरी में जी कम है तो मरी में टी ज़्यादा होगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो इट मीन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 143 में बी ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 और 144 आपके लिए है a gun fired a bullet to a maximum range of 1200। आपकी निगाहें मैक्सिमम रेंज पे होनी चाहिए। मैक्सिमम रेंज 1200 मीटर है। आपसे फरमा रहे हैं कि ये बुलेट किस हाइट तक जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज के साथ हाइट का रिलेशन है मैक्सिमम डिवाइड बाय 4 एंड 1200 डिवाइड बाय 4 मीन 300 मीटर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ 145 आपके लिए। 145 फरमाता है अगर मोमेंटम और मास दोनों को डबल करे तो काइनेटिक में परसेंट चेंज कितना आएगा। आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो गौर फरमाए जब आप मास को डबल कर दो तो इट मीन के नीचे आपने एक 2 लगा दिया और मोमेंटम को डबल कर दो तो 2 का स्क्वायर 4 बना देगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये 2 कैंसिल विद दिस 2, इट मीन के मास डबल मोमेंटम डबल, तो यूं कहो ना कि काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बिकम डबल, और काइनेटिक एनर्जी डबल, सो इट मीन्स के द पर्सन चेंज क्या हो जाएगा। मैं एक बार रीड करूं ये क्वेश्चन। मास ऑफ बॉडी आर डबल इफ बोथ, हाँ ठीक है 100%। सो करेक्ट ऑप्शन इज 100% और करेक्ट ऑप्शन इसमें डी आता है 146। डियर स्टूडेंट्स 146 फरमाता है कि अ पर्सन ऑफ 50 kg कैन क्लाइम 10 स्टेप्स होगा इन 20 सेकेंड्स। आपको टाइम दिया है 20 सेकेंड्स। आपसे कहा हाइट है तो 10 स्टेप्स हैं और एक स्टेप 0.5 का है, तो 10 स्टेप्स का टोटल हाइट 5 मीटर बनता है। एक स्टेप का 0.5 तो 2 स्टेप का 1, तो 3 स्टेप का 1.5, 4 स्टेप का 2, तो इस तरह 10 स्टेप्स का 5 मीटर आता है। आपने पावर बताना है जबकि उसका मास 50 है। डू यू नाउ दैट पावर इज mgh डिवाइड बाई t। सो पुट द वैल्यूज 50 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 20 एंड द पावर is ये और ये cancel, so it is 250 and 250 by 2 is 125 watt. So answer is 125 watt and the option is 146 में ऑप्शन एग्जिस्ट करता है बी। अब हमारा क्वेश्चन है 147। वन 147 क्या फरमाता है An electron revolving in first orbit of hydrogen atom with this speed what is the centripetal force। तो देखो बेटा सेंट्रिपिटल फोर्स का फार्मूला है mv स्क्वायर ओवर r। मैं वैल्यू पुट करूंगा। यहाँ बच्चे कहेंगे सर कभी कभी कहते हो कि फला टेस्ट में या फला बुक में ये न्यूमेरिकल है और आपने इनमें नहीं। इसके कैलकुलेशन कितनी इजी है, कितनी जजमेंट करेंगे आप खुद देखने मुलाहिजा करें। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 10⁻³ वेलोसिटी 10 का पावर 4 और इसके ऊपर स्क्वायर, और फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 10⁻⁻10। तो आप ऐसा करें इस 10 के पावर को जस्ट कंपेयर करें, बाकी रहने दो। 10 का पावर 31 प्लस 8 4 2 8 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस 10, तो 10 का पावर -13 बनता है। इट मीन के ऑप्शन में
क्लोज टू 10⁻⁻13 आंसर है, इसमें कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो द करेक्ट आंसर इज नॉन ऑफ दीज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सिंपल कैलकुलेशन 148। 148 हमें क्या फरमाता है? 148 हमें बता रहा है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 200 जॉल है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 200 जॉल है। तो ये जिस पॉइंट पर है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो धोखा दिया है आपको वैल्यूज देकर। हकीकत में ये कहना चाहते हैं कि ये एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट है जिस पर काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर हैं। तो ठीक है, हम बराबर पुट कर लेते हैं। काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर, काइनेटिक का फार्मूला है ½ m⍵² x0² माइनस x²। पोटेंशियल का फार्मूला है ½ m⍵² x²। ½ m⍵² कैंसल्ड, तो इससे आ जाएगा x0², ये उस तरफ जाएगा तो डबल ऑफ x²। अब इसको ऑपरेट करें, यू विल गेट x इज इक्वल टू x0 डिवाइड बाय √2। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। We have to discuss 149। एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है और उसने बीटा पार्टिकल इमिट कर दिया। यूरेनियम का न्यूक्लियस है 92-235 और इससे जनाब इमिट हो गया नेगेटिव बीटा पार्टिकल। आप सोचेंगे सर आपने तो बीटा पार्टिकल लिखा है, तो कई बार आपको बताया जा चुका है कि बीटा पार्टिकल मीन इट विल बी नेगेटिव। सो बताएं कि इसके बाद जब ये इमिट होगा तो यहाँ एटॉमिक नंबर क्या होगा और एटॉमिक मास क्या होगा? तो आप फरमाएंगे कि सर बीटा का इमिशन एटॉमिक मास में चेंज नहीं लाता, तो एटॉमिक मास 235 था और 235 रहेगा, लेकिन नेगेटिव बीटा एटॉमिक नंबर को एक बढ़ा देता है, ज़्यादा कर देता है, तो 92 से ये क्या बन जाएगा? 93। तो 93 235 जो वैल्यूज़ हैं वो ठीक हैं और ये वैल्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं ऑप्शन सी में। 149 में सी ठीक है। 150 आपके साथ शेयर हो रहा है। एक बंदा झूला झूल रहा है, कड़े कड़े झूला झूल रहा है, अचानक वो बैठ गया, तो टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा? तो जनाब जब एक बंदा झूला झूलता है ऐसे खड़े होकर झूला झूलता है तो लेंथ ऑफ द स्विंग इतना है, लेकिन जब वो बैठकर झूला झूलने लगे तो अब वो बैठ गया जनाब आला। अगर वो बैठ गया तो इसकी टांगें नीचे लटकी रहेंगी और इस तरह हम समझते हैं कि लेंथ क्या हो जाता है? ज़्यादा। और लेंथ के रूट के साथ टाइम पीरियड डायरेक्टली है पेंडुलम का। t इज इक्वल टू 2π√L/g। तो लेंथ के इंक्रीज करने से टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड आल्सो इंक्रीजेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। 150 में करेक्ट ऑप्शन है बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 आपके साथ शेयर हो रहा है। वो कौन सा ऑर्गन पाइप है जिसमें एंटी नोड से एक ज़्यादा हो? नंबर ऑफ एंड ऑलवेज वन मोर देन नोड। तो ओपन आर्गन पाइप। देखो डियर स्टूडेंट्स, ओपन आर्गन पाइप मीन जब दोनों एंड्स ओपन हो। इसमें आप लूप्स बनाओगे तो देखो इस तरह के लूप्स इसमें बनते हैं ऐसे। तो एंटी नोड और नोड, देखो नोड एक है और एंटी नोड दो है, तो जब दोनों साइड्स ओपन हो तो फिर एंटी नोड से एक ज़्यादा बनेगा। सो जनाब आला आपके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है बोथ एंड क्लोज्ड, वन एंड ओपन, वन क्लोज्ड, बोथ एंड्स ओपन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 152 आपके नाम। 152 फरमाता है कि ओपन आर्गन पाइप है जिसका लेंथ 20 मीटर है, 4th रेजोनेंस है यानी 4 लूप्स हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ? तो λ4 हमें बताना है और ओपन आर्गन पाइप का फार्मूला है फॉर λ4 2L/4। तो आप पुट करें 2 × 20/4 एंड द आंसर इज 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर। मीटर में है, अगर लेंथ मीटर में है तो ये वेवलेंथ भी मीटर में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 153 पे बात करूंगा। We are dealing question number 153. 153 क्या है? 153 फरमाता है कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम स्पीड से फेंका गया। रेडियाई का रेशो क्या होगा? तो रेशो ऑफ
रेडियाई ऑफ अल्फा इन प्रोटॉन। जब सेम स्पीड से फेंका हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल करें कि मास ऑफ अल्फा डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ अल्फा। ये तब इस्तेमाल करोगे जब स्पीड सेम होगा। तो रेडियस ऑफ अल्फा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स होता है और मास ऑफ प्रोटॉन सिंगल m होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन सिंगल e और चार्ज ऑफ अल्फा डबल e। तो ये e और e कैंसिल, m और m कैंसिल और 4/2 is 2/1। So the correct answer is 2/1 while the correct option is option B। 154 आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एनर्जी ऑफ फोटॉन इतना है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो आप जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ। तो एफ इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय एच और ई 6.63 10⁻⁻24 और ये 6.63 10⁻⁻34। ये और ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो +10 ज़्यादा आएगा तो 10 का पावर 10 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन फोटॉन। ये आंसर है और करेक्ट ऑप्शन ए है। 155 आपके लिए। कहते हैं कि इस सर्किट में कौन सा करंट जो है वो पास नहीं हो सकता। इसमें कौन सा करंट पास नहीं होगा? तो ये एक अल्टरनेटिंग सोर्स है, यहाँ पर डायोड लगे हैं इस तरह, ये एक रेजिस्टर है और यहाँ भी एक डायोड इस तरह लगा है। तो कोई भी सर्किट कोई भी करंट इस रेजिस्टर से पास नहीं हो सकता। वजह, जो करंट इधर से आएगा तो ये तो अलाउ करेगा, लेकिन इसके अपोजिट आएगा तो ये इधर ब्लॉक करेगा, तो एक जगह भी ब्लॉक वो पास नहीं होगा। और जो करंट इधर से आएगा तो ये तो अलाउ करेगा, इसके अपोजिट आएगा तो ये इधर ब्लॉक करेगा। एक डायोड क्लॉकवाइज के लिए फॉरवर्ड है, एंटी के लिए रिवर्स है। दूसरा डायोड एंटी के लिए फॉरवर्ड है, क्लॉक के लिए रिवर्स है। सो दैट्स वाई कोई भी पास नहीं होगा। तो बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट ऑप्शन इज सी, ये दोनों पास नहीं होंगे। 156 डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने 155 डिस्कस किया। 156 को देखें। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्प्रिंग है, एक एंड क्लैम्प्ड है और एक एंड फ्री है। आप समझ गए कि जब वन एंड फ्री और वन एंड क्लैम्प्ड हो तो इट मीन्स कि इट इज़ लाइक अ क्लोज्ड आर्गन पाइप। तो आप भूल जाएं कि स्प्रिंग है, वायर है। आप कहें सर इफ वन एंड इज फ्री टू ऑसिलेट एंड द अदर एंड इज फिक्स्ड so it will be a permanent node, and जहाँ permanent node हो वो closed argon pipe होता है जब एक साइड पे एंटी नोड और एक साइड पे नोड बनता है। तो यूँ समझे कि closed argon pipe है, स्प्रिंग आपको कंफ्यूज किया है। is vibrating in its fundamental standing wave, ठीक है। द अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ट्रेवलिंग वेव इज, तो इट मीन फंडामेंटल मीन λ1 और λ1 का फार्मूला है 4L डिवाइड बाय 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इट इज 40 सेंटीमीटर। अप्रॉक्सीमेटली इट इज 40 सेंटीमीटर एंड रियली इट विल बी अ लिटिल बिट ग्रेटर देन 40 सेंटीमीटर। एनी हाउ ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन। 157 आपके नाम। Apparent frequency heard by an observer when the sound source moves away from him। 100% सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है। वो इससे पहले क्वेश्चन में V/4 से टुवर्ड्स आ रहा था सोर्स, अब अवे जा रहा है। यानी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि यहाँ सोर्स है और यहाँ लिसनर है, और मैंने कहा था कि सोर्स लिसन की तरफ V/4 से आ रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि दूर जा रहा है V/4 से। अब हर्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये लिसनर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो क्या होगी? तो फार्मूला वही है V डिवाइड बाई VA इंटू एफ, बट करीब आने में यहाँ माइनस था, दूर जाने में यहाँ प्लस है। अब वैल्यूज पुट कीजिएगा तो f' V प्लस V/4 इंटू एफ। आप ऑपरेट करेंगे तो 5V/4, द नेट आंसर 4/5f। करेक्ट आंसर 4/5f होगा और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नाउ लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 158 फॉर यू। 158 फरमाता है, क्या फरमाता है? 158 कहता है कि डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इन चार्ज कैपेसिटर प्लेट्स, तो पोटेंशियल इंटेंसिटी क्या होगी? बहुत आसान बात है। ये कैपेसिटर का एक प्लेट है, ये कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है, चार्जशुदा है और इसके अंदर, और ये कनेक्ट नहीं है, बैटरी से डिस्कनेक्टेड है, और हम डाई इलेक्ट्रिक लाते हैं। तो जब हम डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे तो इस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन होता है, और याद रखना पोलराइजेशन V को भी डिक्रीज करता है और पोलराइजेशन E को भी डिक्रीज करता है। जब भी डिस्कनेक्टेड कैपेसिटर में हम डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करें तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इन द डाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी बोथ डिक्रीजेज। सो करेक्ट ऑप्शन है बोथ डिक्रीजेज। करेक्ट ऑप्शन बी ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 159 और 159 फरमाता है, क्या फरमाता है? प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विथ 15 डिग्री।
कवर्ड अ रेंज ऑफ 400 मीटर। तो जनाब आला 15 डिग्री पे 400 मीटर का रेंज कवर हुआ, ठीक है। हुआ तो क्या करें, आगे बोलें व्हाट विल बी इट्स रेंज व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज मेड पाई बाय 4। अगर हम इस एंगल को पाई बाय 4 करें, उम्मीद है आप जानते हैं कि पाई बाय 4 मीन 45। तो अब बताओ कि अब रेंज कितना होगा, जबकि स्पीड कांस्टेंट है। उम्मीद है आपको पता है कि 45 पे रेंज मैक्सिमम है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी पता होगा, बेशुमार बार हम मुख्तलिफ टेस्ट में डिस्कस कर चुके हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, कि 45 पर जो रेंज होता है वो डबल ऑफ रेंज 815 होता है। तो डबल ऑफ 400 इज 800। करेक्ट आंसर इज 800 मीटर, और करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ मौजूद होगा वो है ऑप्शन सी 160। 160 पे बात कर रहे हैं। 160 फरमा रहा है कि a body moved for 2 seconds with 10 मीटर पर सेकेंड, सही। देन फॉर 3 सेकेंड with 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। सो आप जानते हैं एवरेज स्पीड का फार्मूला v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। इसमें वैल्यूज पुट करें, और क्या है, v1 जो है, v1 वैल्यू है 160 में 2 सेकेंड 10, ये 10 और ये 2, प्लस v2 जो है वो है 20 एंड 3, 20 मीटर पर सेकेंड विथ 3 मीटर, और ये 2 प्लस 3। सो आंसर आएगा 10 2s are 20 प्लस 23s are 60 डिवाइड बाय 5, और इट इज 16 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर इज 16, वाइल द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 161। आपके नाम दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के मासेस सेम हैं, मोमेंटा इज P1 इज डबल ऑफ P2। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होगा, रेशो से मालूम करें हमेशा रिलेशन। तो काइनेटिक ऑफ 1 डिवाइड बाय काइनेटिक ऑफ 2। आप कहें सर ये होगा P1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, और ये होगा P2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। आपने गौर किया, मैंने P1 और P2 को 1 और 2 ले लिया, मास को नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कहा आइडेंटिकल मास। अच्छा, रेशो आगे एक्सपेंड करें तो ये बन जाएगा P1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। जब डिवीजन मल्टीप्लाई बनेगा तो ये बन जाएगा 2m डिवाइड बाई P2 स्क्वायर। 2m और 2m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू P1 इज डबल ऑफ P2। तो P1 की जगह आप डबल ऑफ P2 लिख सकते हैं, और स्क्वायर है डिवाइड बाय P2 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट 4P1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 P2 स्क्वायर, सॉरी, और P2 स्क्वायर। तो P2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये काइनेटिक एनर्जी 2 उस तरफ जाएगा, तो काइनेटिक 1 इज 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक 2। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, और ये करेक्ट ऑप्शन एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, ऑप्शन सी है 162। 162 आपके लिए सोल्यूशन कर रहा हूँ। एक स्पेसिफिक कंडक्टर है, उसका 0.5 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो रेजिस्टिविटी 1 ओवर कंडक्टिविटी है 1 ओवर 0.5, तो इट मीन 2 ओहम मीटर, और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। वी आर डीलिंग क्वेश्चन नंबर 163, और 163 क्या फरमाता है, 163 क्या है, वर्क डन का ग्राफ दिया है। ये हमारे पास है एक ग्राफ, और यहाँ फोर्स है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, इस तरह एक ग्राफ है, और इस डॉट के नीचे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मेंशन हुई है 5, जबकि फोर्स की वैल्यू मेंशन हुई है डियर स्टूडेंट्स 100। आपने बताना है कि ग्राफ की वैल्यू क्या होती है, सॉरी इस वर्क की वैल्यू क्या होगी। सो वी हैव टू डिसाइड द वर्क। डू यू नो कि वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ होता है, और एरिया अंडर ग्राफ में वैल्यूज पुट करनी है। और एरिया अंडर ग्राफ क्या है, जरा गौर से देखिए, ये ट्राइंगल है। एरिया अंडर ग्राफ क्या है, ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल की वैल्यू आप पुट करें एरिया की, आपको आंसर मिल जाएगा। आप जानते हैं ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, हाफ की जगह हाफ, और बेस है 5 और परपेंडिकुलर है 100, सॉरी, तो 100। तो जनाब आला 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 500 डिवाइड बाय 2, द आंसर इज 250 जॉल्स। आंसर इसका 250 जॉल्स है, ठीक है, होगा। और ऑप्शन इसका है बी, 163 में बी सही है। 164 की कहानियां अधूरी हैं, तो उसे पूरी करते हैं। वन 164
164, a system having molar specific heat at constant pressure is 10 joule per mole per Kelvin. How much heat is required for 5 moles to raise this? Okay, कहा गया है कि हीट दरकार है और हीट का फार्मूला है NCP डेल्टा T. ये एट कांस्टेंट प्रेशर हीट का फार्मूला होता है. तो डेल्टा Q मोल्स 5 है. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की जो वैल्यू है वो है 10 और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 0.5 है. बस मल्टीप्लाई करें आपको आंसर मिल जाएगा. 10 5 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5 25 जॉल्स. अगर 25 जॉल आंसर है तो ऑप्शन है ए. 165 आपके नाम. ये फरमाता है व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इफ हीट सप्लाइड 400 एंड वर्क बाय सिस्टम इज 150. सो सिंपल सी बात है, डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस डेल्टा W. तो ये है 400, ये हमें बताना है, और ये 150 है. माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय द सिस्टम इज 150. इसको इधर ले आइए तो डेल्टा U इज 400 माइनस 150 मीन 250 जॉल इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. व्हाट इज द इंक्रीज मीन चेंज? तो 250 होगा. करेक्ट ऑप्शन ए है. 166 हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन. तुम्हारे नाम हमारी तरफ से 166. और 166 फरमाता है कि व्हाट फ्रीक्वेंसी इज रिसीव्ड बाय अ वुमन वाचिंग ऑन ऑनकमिंग एम्बुलेंस मूविंग एट दिस एंड इमिटिंग अ स्टेडी दिस हर्ट साउंड फ्रॉम इट्स सायरन. स्पीड ऑफ साउंड को आप 345 ले सकते हो. देखो मैं आपको स्केच बना के देता हूँ. यहाँ एक एम्बुलेंस है. ये एम्बुलेंस 110 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है एक औरत की तरफ. इसका ये है, और साउंड जो है, साउंड की स्पीड 345 मीटर पर सेकेंड है. अगर इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज हो, हाँ 800 हर्ट्ज हो, तो बताओ कि ये विमेन जो फ्रीक्वेंसी सुनेगी ये कितना होगा. सो माय डियर स्टूडेंट, another question of source approaching listener. So the formula of this question is that f dash is equal to v divided by v. टूवर्ड्स है तो माइनस a इंटू एफ. तो v की जगह आप पुट करें 345, इधर पुट करें 345 माइनस a की जगह 110 किलोमीटर. आप 1000 से मल्टीप्लाई करें, 3060 पे डिवाइड करें, द आंसर इज 30.5. तो इधर 30 अप्रॉक्सीमेट 30 पुट करें. यही होता है आसानियाँ. 30.5 आता है, आप 30 पुट करें, क्लोज आंसर ले लेना, वेरी क्लोज आंसर ले लेना. और f 800 आप सॉल्व करें, आप यकीन करें 345 माइनस 30, तो इट इज 315. 345 डिवाइड बाई 315 इज 378 हर्ट्ज. 878 हर्ट्ज, सॉरी 878 हर्ट्ज. 878 हर्ट्ज इसका बिल्कुल सही आंसर आता है. करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है. 166 में ऑप्शन बी ठीक है. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 167. 167 फरमाता है कि दो वेव्स हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है. अगर उनके रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर हो. आपको दो का दे रहे हैं. पहला वेव 10 सेंटीमीटर, दूसरा वेव भी 10 सेंटीमीटर, और उनका रिजल्टेंट वेव 0.1 मीटर, लेकिन 0.1 मीटर मीन्स 10 सेंटीमीटर. तो यूं कहो कि रिजल्टेंट वेव के वैल्यू के बराबर है. और जब भी रिजल्टेंट वैल्यू के बराबर हो तो याद रखना द फेज डिफरेंस इज 120 डिग्री, और 120 डिग्री इज 3 पाई बाई 2, या 2 पाई बाई 3 है या 3 पाई बाई 2 है. मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ. 120 डिग्री इज पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6. 120 है ना, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, तो इट इज 2 पाई बाई 3. 2 पाई बाई 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. देखो 2 पाई बाई 3 होना चाहिए 167 में. अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आइडिया आपको बहुत पहले से पता है, लेकिन ट्रिक आपके साथ 120 को पाई में कन्वर्ट करके किया है ऑप्शन में. और दूसरा ट्रिक ये है कि वेव्स के एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में दिए और रिजल्टेंट मीटर में दिया है. सो होप आपने इंशाल्लाह इसको ठीक किया होगा. 167 में ऑप्शन सी बिल्कुल सही है. 168 आपके लिए. ये फरमाता है कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑसिलेटर इज मैक्सिमम. तो जनाब आला, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पर, तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पर. ऑप्शन सी ठीक है. 169. What is the power of an aeroplane engine if its mass is this one and capable of reaching a speed of this from rest with in 4 seconds? तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, पावर का फार्मूला जब रेस्ट से एक मैक्सिमम स्पीड तक जाए तो पावर का फार्मूला होता है m
ए और मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। मैक्सिमम आप ऐसा कह सकते हो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। तो ये फार्मूला है पावर का। अब ए की वैल्यू लिखो या इस फार्मूले को और भी मॉडिफाई करो। आपके लिए मैं सिंपल मॉडिफाइड फार्मूला लिखूंगा जो इससे भी मॉडिफाइड है। द पावर ये तब इस्तेमाल करोगे जब एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट लेकर एक मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच जाए। सो यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन एंड द इक्वेशन इज mv maximum square divided by 2t। v maximum square divided by 2t ये हमारे पास फार्मूला होगा। अब वैल्यू पुट कीजिएगा तो मास है 3000, v मैक्सिमम है 80 और 80 मल्टीप्लाई बाय 80 और टाइम सॉरी 2 फार्मूले में है और टाइम हमारे पास करेक्ट है जनाब आला। करेक्ट टाइम कितना है 4 सेकेंड्स, तो 4 है। अब इसको सॉल्व करें प्लीज। तो पावर ये फार्मूला याद रखें। मैंने कहा ना कि ये फार्मूला ऑफ पावर तब इस्तेमाल होता है जब एक बॉडी पड़ी हो रेस्ट में और उसको हम एक मैक्सिमम स्पीड तक ले जाएं। तो मिनिमम से मैक्सिमम स्पीड तक ले जाने के बाद ये फार्मूला अप्लाई होता है। एनी हाउ ये फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो 3000 इससे आता क्या है, सॉल्व करेंगे तो जनाब ये होता है 2 1s are 2 और ये 40, 4 1s are 4 और ये 10, तो ये हो जाएगा 3 8s are 24। तो 24 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अब 0.1 2 3 4 5 6 तो मैं लिख सकता हूँ 2.6 10⁶ वाट्स और 6 को मेगा बोलते हैं तो 2.4 मेगावाट। द करेक्ट आंसर इज 2.4 मेगावाट। आई होप आप समझ गए होंगे फार्मूला कहाँ से आया। अब इस पे वक्त बर्बाद मत करें, फार्मूला याद रख के पावर का एक एक्स्ट्रा पॉइंट समझ कर याद करें कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट से मैक्सिमम स्पीड तक ले जाएं तो उसके पावर का फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 है जनाब आला। न्यूट्रिनो डू नॉट शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। इसका स्पिन हाफ होता है, ये ठीक है। जीरो इलेक्ट्रिक चार्ज, बिल्कुल ये भी ठीक है। मच स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन मास, बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ये बात याद रखें। रेडियो एक्टिविटी से ताल्लुक रखने वाले हर कंस्टिट्यूएंट का ताल्लुक वीक इंटरेक्शन से होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन डी है, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो में नहीं होता। द इमिशन ऑफ ए बीटा पार्टिकल बाय C14 रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, देखो 171 आपसे फरमा रहा है, क्या फरमा रहा है कि कार्बन 14 है और इसने एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल इमिट कर लिया। तो आप जानते हैं कि बीटा नेगेटिव इमिट करने के बाद क्या बनेगा। सो आप कहें सर एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा और आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 7, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 7 से क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। लेकिन जब एटॉमिक नंबर 8 बन जाए तो अब ये कार्बन नहीं रहा, नाइट्रोजन बना। लेकिन एटॉमिक मास कोई फर्क नहीं पड़ा, तो नाइट्रोजन 14 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाइट्रोजन 14 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी सही है। 172 आपके नाम। आइडियल ट्रांसफार्मर है NS/NP। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर का NS इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ NP, तो आप बताएं शाबाश कि IP/IS क्या होगा। आप जानते हैं कि करंट का रेशो ट्रांसफार्मर के टर्न्स के रेशो के उल्टा होता है। तो आप पहले NP/NS मालूम करें। NS इधर ले जाएं तो 4 इधर, 1/4 इज NP/NS। अगर NP/NS 1/4 है तो IP/IS इज NP/NS का उल्टा होगा, तो इट विल बी 4:1 एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज 4:1, ऑप्शन सी ठीक है। इस क्वेश्चन को यकीन करें मेजॉरिटी लोग जल्दी में गलत कर लेते हैं क्योंकि इसमें छोटा सा ट्रिक है। NS इज इक्वल टू 4 NP दिया है लेकिन टर्न्स में करंट में IP/IS मांगे हैं और बच्चे जल्दी ये क्लिक करते हैं कि उल्टा लेना है, तो वो 4:1 का उल्टा 1:4 ले लेते हैं। लेकिन आपने इस तरह बाकायदा IP/IS मालूम करना है तो NP/NS की वैल्यू मालूम करो, जो NP/NS है उसका उल्टा IP/IS होगा। बस बात खत्म, आप इंशाल्लाह कर सकते हो, आपने किया भी होगा। 173 डियर स्टूडेंट्स, और 173 हमारे पास है द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस नहीं, रिसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, और रिसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इज रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। तो यहाँ भी बच्चे जो बहुत जल्दी में होते हैं और
परेशान होते हैं, गड़बड़ कर रहे होते हैं, सब कुछ उनसे मिक्स हो रहा होता है, तो वो कंडक्टेंस देखकर जल्दी से ओहम इनवर्स ले लेंगे या मोह ले लेंगे या सीमन ले लेंगे, लेकिन वो नहीं जानते रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस की बात करेंगे, उनका जहन एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सो कीप योर फोकस फिक्स्ड। अच्छा जनाब आला 173 में ओहम है, ऑप्शन बी ठीक है। और 174 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दो रेजिस्टेंस हैं 5 ओहम और 10 ओहम, सीरीज में लगाए हैं। पावर डिसिपेटेड का रेशो क्या होगा, तो आप जानते हैं कि सीरीज में पावर रेजिस्टर्स के साथ डायरेक्टली है, तो जो रेजिस्टेंस का रेशो वही पावर का रेशो, तो 5/10 इट मीन 1/2 इज द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 175। 175 for you dear students. The change in momentum of elastic will net change in momentum, याद रखना। आप कहते हो कि इलास्टिक मोमेंटम में फाइनल और इनिशियल बराबर, तो इनिशियल को इस तरफ ले आइए। दिस implies that 0 is equal to Pf minus Pi. This implies that the change in momentum for all elastic collision is net change in momentum is 0. Correct option होगा option A. The last question 176. Current which can pass through the given bulb. आपको सर्किट दिया है इस तरह, ये एक डायोड है और एक डायोड इस तरह बनाया है। इन दो डायोड को कनेक्ट किया गया है एक बल्ब के साथ, और इस बल्ब को एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट किया है। बताओ कि इस वक्त करंट विच कैन पास थ्रू द गिवन बल्ब इज, इस बल्ब से कौन सा करंट पास हो रहा है या हो सकता है। तो देखो ये पॉजिटिव करे, जब इधर करंट आएगा तो यहां से नहीं, लेकिन यहां से तो चला जाएगा और बल्ब से पास हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज करंट पास हो सकता है। फिर आप कहें सर अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इधर से करंट जाएगा, तो बेशक इधर से तो नहीं आएगा लेकिन इधर से आकर इस तरफ आ जाएगा, सो इट मीन एंटी क्लॉकवाइज करंट भी पास हो सकता है। ये क्लॉकवाइज अलाउ करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज अलाउ करेगा, तो दोनों करंट जो है वो बल्ब से पास होंगे। विच कैन पास थ्रू द गिवन बल्ब बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी। बंडल ऑफ थैंक्स डियर स्टूडेंट्स फॉर योर नाइस फीडबैक। हम पर एतमाद करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए, QCA के प्लेटफॉर्म से आपके लिए गुड विशेस। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह आपकी मेहनत को ज़ाया बिल्कुल ना करें, आपको आपकी मेहनत का फल मिले, और जिस कामयाबी की राह के आप उम्मीद देख रहे हो अल्लाह करे उसी में आपकी बेहतरी हो और वहीं पर आपकी कामयाबी और आपका मंजिल आपको मिले। हमारा काफ़ी लंबा साथ रहा, फरवरी से हम आमने सामने आ रहे थे। थाउजेंड्स ऑफ MCQs एंड थाउजेंड्स ऑफ आइडिया आपके साथ इस प्लेटफॉर्म से हमने शेयर किए। इंशाल्लाह मेजॉरिटी ऑफ द MCQs will be oriented on the basis of these thousands of MCQs shared from this platform. I wish you all the best. हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह करे आपको आपकी मंजिल मिले, और आपके नाम एक छोटा सा शेर, जिनको कामयाबी मिले तो उनके लिए कह दूँ, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए, हमारा खून भी शामिल है तज़य्युने गुलिस्ता में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। जिनको कामयाबियाँ मिलें उनको सिर्फ दुआओं में याद रखने की इल्तिजा करते हैं। जो खुदा ना खास्ता इस बार हार गए तो ट्राई अगेन, और मेहनत में ही अज़मत है और अल्लाह ही ने तकदीर लिखी है। इस हौसले के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।